मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में चर्चा कर रहे थे भारत की जनजातियों की, और आज का ये जो हमारा वीडियो भी भारत की जनजाति से संबंधित है। अब से पहले हम गौड़ जनजाति से संबंधित अलग अलग वीडियो आपके सामने रिलीज कर चुके हैं। आपने पहले वीडियोस के अंदर गौड़ जनजाति से संबंधित सामाजिक दशाओं के बारे में, आर्थिक क्रियाओं के बारे में और साथ साथ में उनकी कुछ परंपराओं के बारे में देखा होगा। जो आपने वीडियो देखा उसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिली होंगी। लेकिन अब हम जो आगे चर्चा करने वाले हैं उनकी जो पारिवारिक प्रणाली थी उससे संबंधित करने वाले हैं। ये पारिवारिक जो प्रणाली होती है बच्चों, उसके अंदर देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परिवार जो होता है, संयुक्त परिवार होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है वो सबसे बड़ा होता है, वो ही परिवार से संबंधित निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है वही संपन्न करता है। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे परिवार से अपने समाज से संबंधित कुछ दशाएं हैं, कुछ लोग हैं जिनको कुछ अलग अलग नामों से जाना, उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जो समाज का है कि समाज में पटेल होता है, जो गांव का मुखिया होता है, पटेल को पटेल या मुखादम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या तो ये लोग पटेल कहते हैं या फिर हम ऐसा कहेंगे कि भाषा में पटेल को मुखादम कहते हैं। तो ये आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा प्रश्न है। एक नंबर का जो प्रश्न है उसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि गौड़ जनजाति के अंदर गांव के पटेल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मुखादम कहा जाता है। ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो ध्यान देंगे आप ऐसे के ऊपर। दूसरा, गांव का जो कोतवाल होता है या फिर हम ऐसा कहें गांव का जो चौकीदार होता है, गांव का जो चौकीदार होने वाला है, उस चौकीदार को ये लोग कोतवाल या कोतवाल कहते हैं। कोतवाल क्या कहते हैं? कोतवाल या कोतवाल कहा जाता है। इनकी भाषा में गांव के चौकीदार को कोतवाल या कोतवाल कहा जाता है। ये दो चीजें हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं। और साथ साथ हम देखेंगे इनमें समाज के अंदर जब कभी आपस में विवाद हो जाते हैं तो विवादों का जो निपटारा होता है वो स्थानीय पंचायत के माध्यम से किया है। ये लोग आपसी विवादों का निपटारा पंचायत के माध्यम से करते हैं। पंचायत का जो निर्णय लिया जाता है वो ही इन सभी को क्या होता है? सम्मान होता है। आपस में इन सब लोगों को उसको फैसले क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। एक और चीज जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, गांव के अंदर जो धार्मिक क्रियाएं होती है, धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने का जो काम होता है पुजारी का होता है। तो गांव का जो पुजारी या फिर हम ऐसा कहेंगे गांव का जो पुजारी पुरोहित होता है उसको ये लोग देवाली कहते हैं। क्या कहते हैं? देवाली। तो गांव के पुजारी को ये लोग देवाली कहते हैं। तो दो तीन शब्द ऐसे आए हैं बच्चों जिनका आपको ध्यान रखना है। विशेष रूप से एग्जाम के दृष्टिकोण से छोटे छोटे प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं, इनको आपको इस तरह ध्यान में रखना है। ये पूरी प्रक्रिया थी वो गांव से संबंधित थी, वैवाहिक प्रक्रियाओं से संबंधित, समाज से संबंधित। अब हम चलते हैं कि ये लोग तीज त्योहार कैसे मनाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है वो है कि गौड़ जनजाति के तीज त्योहार कैसे होने वाले या पर्व या उत्सव जो होते हैं वो ये लोग किस प्रकार से मनाते हैं। देखिए, प्रकृति के सानिध्य में रहने वाले होते हैं, तो प्रकृति के सानिध्य में रहने वाले होने के कारण के प्रत्येक तीज त्योहार में प्रकृति की स्पेशल छाप दिखाई देने को मिलती है। एक विशिष्ट छाप इनके तीज त्योहार को देखने को मिलती है। यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर डांस करते हैं। नाचने की जो प्रक्रिया, नाचना इनको बहुत अच्छा लगता है। गौड़ जनजाति के लोगों को नाचने में विशिष्ट रुचि होती है और इसी कारण स्त्री और पुरुष दोनों नाचते हैं। और साथ साथ में स्त्री पुरुष दोनों साथ साथ में मिलकर भी नाचने की जो प्रक्रिया होती है वो इन लोगों के द्वारा संपन्न की जाती है। अब ये लोग जो होते हैं विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन ऐसे नाचने के जो आयोजन होते हैं विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन किए जाते हैं। अब पूर्णिमा के दिन करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये कि पूर्णिमा के दिन फुल मून होता है, पूरा चांद होता है, तो चारों तरफ रोशनी फैली हुई होती है, प्रकाश ही प्रकाश है, वो जियारा फैला हुआ होता है। तो ऐसी चकाचौंध वाली रात में या फिर हम ऐसा कहें चांदनी रात में अपने लोगों के द्वारा नाच गाने से संबंधित जो आयोजन होते हैं वो पूरे लोग क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। अब उसके बाद में हम चलते हैं कि इनके अंदर क्या होता है। ये तीज त्योहार है। अब हम चलते हैं इनके अंदर जो गौड़ जनजाति उससे संबंधित जो दशाएं हैं, कथाएं जो होती हैं उनको कहने के लिए एक विशिष्ट जाति होती है। तो गौड़ों के अंदर जो कथा कहने वाली जो जाति होती है बच्चों उसको धूलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूलिया। धूलिया या धूलियो नामक जाति होती है जो गौड़ों के अंदर विशेष रूप से कथा कहने का कार्य करती है और उसके द्वारा कथाएं सुनाई जाती हैं
और कथा सुनाने के कार्य के दौरान हम देखिए प्रधान गौण जो होता है वो इन कथाओं को कहकर या गाकर लोगों को सुनाना है। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो धूलियों का जो प्रधान गौण होता है वो कथा कहकर लोगों को गौड़ों के प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता रहता है। और यदि हम देखें अब उसके बाद में हम चलते हैं आस्था के ऊपर कि किस प्रकार से क्या ये आस्तिक है या नास्तिक है, कैसी की कंडीशन देखने को मिलती है। देखिए हम पहले बार चर्चा कर रहे हैं आपसे कि प्रकृति के पूजने वाले, प्रकृति के आधिपत्य में रहने वाले, तो निश्चित रूप से लोग आस्तिक हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और इनके ऊपर जो इतिहास बताने वाला जो प्रधान गौण होता है उसने जो कथाएं कही हैं उन कथाओं के अनुसार गौड़ जनजाति के जो भगवान है उनको जब जन्म दिया गया तो उनकी जो माँ थी गौड़ जनजाति का भगवान, आप ऐसा भी कह सकते हैं गौड़ जनजाति के जब भगवान पैदा हुए तो उनको उनकी माँ ने क्या कर दिया, जन्म देने के बाद में बेसहारा छोड़ दिया। तो जब उनको बेसहारा छोड़ दिया गया, लावारिस छोड़ दिया गया, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या आई, पार्वती मैया है। तो पार्वती मैया उनको अपने साथ में ले गई, जितने भी गौड़ों के भगवान थे उनको अपने साथ में ले गई। लेकिन जब भगवान शंकर को इस बात को पता चला तो भगवान शंकर ने क्या किया, उन बच्चों को एक गुफा के अंदर क्या कर दिया, बंद कर दिया। पार्वती मैया जिन बच्चों को लेकर गई थी उन सभी बच्चों को भगवान शंकर ने गुफा के अंदर बंद कर दिया। आगे जाकर गोंडों के जो नायक है, धार्मिक नायक हम ऐसे कह सकते हैं, गोंडों के जो नायक थे पानेडी कपाललिंगम ने, पानेडी कपाललिंगम नामक जो इनके नायक थे उन्होंने क्या किया, जंगूबाई की मदद से, देवी जंगूबाई थी उनकी मदद से इन गुफाओं में जो बच्चे रह गए थे या भगवान में जो बच्चे रह गए थे उनको बाहर निकाला गया। तो इनके जो नायक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, पानेडी कपाललिंगम। और देवी कौन सी थी, हम देखें कि जंगूबाई नामक जो देवी थी उनकी सहायता से इन बच्चों को उस गुफा से क्या निकाला था, बाहर निकाला था। अब जब ये गुफा से चारों, हम ऐसे कि जो बच्चे थे वो चार अलग अलग वर्गों में बाहर निकले थे, अलग अलग रूप में चार वर्गों में बाहर निकले थे। तो चार वर्गों में अलग अलग रूप से जब बाहर निकले तो इसी कारण गोंड जो है चार वर्गों में बढ़ गए, अलग अलग वर्ग, जो कोई उस वर्ग का, कोई उस वर्ग का, कोई उस वर्ग, चार जो वर्ग निकले थे। या फिर हम ऐसे कहें गुफा से जो चार भगवान बाहर निकले थे उन चारों भगवानों के पीछे जो संतति आई या पीछे का जो वर्ग बना उसी के कारण गौड़ जनजाति में मुख्य रूप से क्या बने, चार वर्ग बन गए। और इन चार वर्गों को गौड़ जनजाति में क्या कहा जाता है, सगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सगा का। तो एक और प्रश्न हमारा निकल के आ गया, सगा किसे कहते हैं। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आ गया कि गौड़ जनजाति में सगा किसे कहा जाता है। तो ध्यान देने वाली बात, किसे कहते हैं सगा, गौड़ों के भगवान जब गुफा से अलग अलग रूप में बाहर निकले थे तो उनके अलग अलग चारों वर्ग जो बने गौड़ों के, ऐसे चारों वर्गों को किसके नाम से जाना जाता है, सगा के नाम से जाना जाता है। अब हम चर्चा करते हैं बच्चों की गौड़ कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए गौड़ जो जनजाति है वो विशेष रूप से हम देखें गोंडी भाषा बोलती है। कौन सी भाषा बोलती है, गोंडी भाषा। और ये जो गोंडी भाषा होती है वो द्रविड़ीय भाषा का अंग है, गोंडी भाषा के द्वारा बोली जाती है। और ये गोंडी जो भाषा है द्रविड़ीय भाषा का एक अंग है, या फिर ऐसा कहें द्रविड़ीय भाषा परिवार का भाग है। तो इनके द्वारा विशिष्ट रूप से तो गोंडी भाषा बोली जाती है। लेकिन इसके अलावा ये लोग हिंदी भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, हिंदी और मराठी भी इन लोगों के द्वारा बोली जाती है। अब भाषा बोलने के साथ साथ हम देखेंगे साक्षरता की स्थिति। तो ध्यान दीजिए, आदिम जनजाति है, प्रकृति के आधिपत्य में रहती है, आधुनिक भाषाओं का ज्यादा प्रभाव नहीं है। ऐसी स्थिति होने के कारण इस जनजाति में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम देखने को मिलता है, नाम मात्र का देखने को मिलता है। और यदि उसमें भी स्त्री पुरुषों की चर्चा करें तो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का जो साक्षरता प्रतिशत होता है वो लगभग न के बराबर होता है। तो लगभग आप ये मानते नगण्य स्थिति है जो साक्षरता प्रतिशत में स्त्रियों की हमें विशिष्ट रूप से देखने को मिलती है। अब देखिए इनके अलग अलग शौक हैं, जैसे हम कहते हैं हमारे हर समुदाय का, हर वर्ग का एक अलग शौक होता है। तो इनके कौन कौन से शौक हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मनोरंजन के साधन कौन कौन सी चीजें जिनसे ये लोग मनोरंजन करते हैं। तो देखिए अभी तो इनकी मनोरंजन की जो प्रक्रिया बदल गई, उससे पहले यदि थोड़ा देखें तो ये लोग क्या करते हैं, मुर्गों को आपस में लड़ाते थे।
एक जगह एकत्रित हो जाते थे और उसमें मुर्गों को आपस में लड़ाया जाता था। तो मुर्गों को आपस में लड़ाने के माध्यम से ये लोग क्या करते थे, मनोरंजन करते थे। आज इनके अंदर यदि हम देखें, बड़ा देव है, शंभू है, परसा देव, ये आदि के ऐसे देवता हैं जिनकी लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। बड़ा देव हो गया, शंभू देव हो गया, परसा देव है जिनकी लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। उसके साथ साथ में काली माता है, और काली माता के साथ साथ में देव काली माता है, छोटी माता और शीतला माता, ये भी ऐसी देवी है जिनकी लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ये लोग अंधविश्वासी होते हैं, जादू टोने टोटके में विश्वास करते हैं। विशिष्ट अवसरों पर इनके द्वारा बकरों की बलि दी जाती है, या फिर हम ऐसा कहें कि बकरों की बलि देने की जो प्रथा वो भी में आज देखने को मिलती है। हालांकि भारत सरकार के द्वारा इसे क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अवसरों, विशिष्ट अवसरों पर जो पशुओं की बलि देने की जो प्रक्रिया वो इनमें देखने को मिलती है। आदमी के मर जाने के पश्चात जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के पश्चात ये लोग मनुष्य के शरीर को जलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ आप देखेंगे जो दाह संस्कार किया जाता है, ठीक वैसी प्रक्रिया लोगों में देखने को मिलती है। तो मृत शरीर को इनके द्वारा क्या किया जाता है, जलाया जाता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं ये लोग हमारे समान आत्मा को अजर और अमर मानते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकांश जो गौण जनजाति है वो हिंदू धर्म से ही संबंधित है। तो इनके द्वारा हिंदू धर्म से संबंधित जो मान्यता है उनका क्या किया जाता है, अनुसरण किया जाता है। कि पूरी प्रक्रिया जो बच्चों चल रही थी वो इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य से चल रही है। अब हम चलते हैं गौण जनजाति का आधुनिक जो स्वरूप है वो हमें कैसा देखने को मिल रहा है। आधुनिक संस्कृति और सभ्यता का इसके इनके ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा आधुनिक परिदृश्य, वर्तमान में गौण जनजाति की कैसी स्थिति हमें देखने को मिल रही है। तो चलते बच्चों आगे की ओर, देखिए अब ये जो लोग हैं इनके ऊपर बाहरी संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा है। ये जंगलों में निवास करते थे, उन जंगलों को सरकार के द्वारा या स्थानीय लोगों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में नष्ट कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में इनकी जो निवास स्थान थे उनके ऊपर बाहरी लोगों का प्रभाव पड़ा और ये लोग अपने मूल निवास स्थान जंगलों को छोड़कर अब आसपास के छोटे छोटे कस्बों नगरों में रहने लगे। और कस्बों नगरों में रहने के कारण की जो मुख्य क्रिया थी आखेट और शिकार की प्रक्रिया थी, उसके स्थान पर ये लोग मेहनत मजदूरी करने लगे। बाहरी क्षेत्र में जाकर मेहनत मजदूरी का कार्य करते हैं, घरों में नौकरी का कार्य करते हैं, और जो रिक्शा चालक की प्रक्रिया होती है वो इन लोगों में विशिष्ट रूप से अभी हमें देखने को मिल रही है। साथ साथ में बच्चों इन लोगों में यदि हम देखें तो खनन से संबंधित जो कार्य है, खनिजों को निकालने की प्रक्रिया, जहाँ पर खनिज निकालने का कार्य किया जाता है वहाँ खनन की प्रक्रिया के अंदर ये लोग मजदूर के रूप में कार्य करने लगे। इनके निवास जो क्षेत्र है वो बाहरी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण धीरे धीरे परिवहन मार्गों से जुड़ने लगे। सड़क मार्ग जो है इनके क्षेत्र में पहुंच गई है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग आने जाने संबंधित जो क्रियाकलापों को सुगमता से कर पा रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं। और साथ साथ देखिए गौण है वो एक जनजाति है, और जनजातियों के लिए भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के दोनों के द्वारा अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो राज्य स्तरीय योजना और केंद्र स्तरीय जो योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है उनका इन लोगों को फायदा मिल रहा है। और ऐसी स्थिति का धीरे धीरे गौण जनजाति का जो आधुनिक स्वरूप है, सामाजिक स्वरूप है, सांस्कृतिक स्वरूप है, उसमें धीरे धीरे क्या आता जा रहा है, बदलाव आता है। तो ऐसे बदलाव की स्थिति का रहन सहन जो है, खान पान जो है, भवन निर्माण की प्रक्रिया है, तीज त्योहार की जो वो धीरे धीरे बच्चों बदल रही है। यानी इनका जो आदिम स्वरूप था उसमें धीरे धीरे क्या आता जा रहा है, परिवर्तन आता जा रहा है। और साथ साथ में बाहरी लोगों के संपर्क में आने के कारण ये लोग अब धीरे धीरे शिक्षा की ओर भी अग्रसर होने लगे। जो इनमें जो हम ऐसे कि असाक्षरता की जो स्थिति देखने को मिल रही थी, उस असाक्षरता की स्थिति के स्थान पर अब धीरे धीरे क्या आने लग गई है, जागरूकता आने लग गई। और इस जागरूकता का ही परिणाम है कि इनके अंदर एक बहुत, हम ऐसा कहें कि बहुत बुरी प्रथा मिलती थी, कबाड़ी प्रथा। कौन सी प्रथा? कबाड़ी प्रथा। तो धीरे धीरे इस कबाड़ी प्रथा का क्या होने लगा, अंत होने लगा। अब प्रश्न ये बनता है कबाड़ी प्रथा क्या होती है। तो देखिए कबाड़ी प्रथा एक ऐसी प्रथा होती थी जिसमें यदि कोई व्यक्ति छोटा सा कर्ज ले लेता था, किसी साहूकार से कुछ उधार ले लेता था, तो उधार के बदले में उसकी पीढ़ियों को
वो साहूकार के या सेठ के वहां पे बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करना पड़ता था। तो पीढ़ियां ही गुजर जाती थी, लेकिन जो छोटा सा कर्ज लिया गया था वो समाप्ति नहीं होता था। जो सेठ या साहूकार होता था उस कर्ज के बदले में 2-3 पीढ़ियों तक काम करवाता रहता था। तो ऐसी जो प्रथा थी भयंकर, हम ऐसा कहें कि जो बुरी प्रथा थी कबाड़ी प्रथा, वो भी अब क्या होगी, पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। तो हम ऐसा कह सकते हैं वर्तमान जो परिदृश्य बॉन्डों का वो एक आदिम सभ्यता से छोड़कर या आदिम जो स्वरूप था उसके बदले धीरे धीरे एक नवीन समाज की ओर अग्रसर हो रहा है। और हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले जो समय होगा वो इन गौड़ जनजाति के लोगों के लिए थोड़ा अच्छा होने वाला है। तो हमारा ये जो वीडियो था वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।